अब प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। 1793 का जो एक्ट था उसके संबंध में जो प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट इतने बड़े बड़े मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्ट की वो कवर हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, जो लक्ष्मीकांत में भी, ये सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से ही बने हुए हैं, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं अलग से यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए बात करते हैं। द एक्ट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर ऑफ अर्लियर ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब क्या कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पहले शक्तियां मिली हुई थी उनको और विस्तारित कर दिया गया, पहले दी गई थी, और आने वाले जो गवर्नर जनरल्स थे उन तक उसकी जो पावर है बढ़ा दी गई। मतलब कि अब जो गवर्नर जनरल आएंगे उन्हें भी ये पावर मिल जाएंगी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी। साथ ही दो चीज़ ये हुआ था, बम्बई और मद्रास पर जो कंट्रोल चल रहा था गवर्नर जनरल का, जो 1773 के एक्ट से शुरू हुआ था, उसे और बढ़ा दिया गया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं आपको बताना है। दूसरा, द एक्ट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली। मतलब इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। साथ ही जो उसके कॉमर्शियल राइट्स थे, ट्रांसफर प्रिविलेज ब्रिटिश ट्रेडर्स, निजी व्यापारियों को उसके जो राइट्स थे, अधिकार थे, वो ट्रांसफ़र कर दिए। क्या इसकी मांग तो चल रही थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ ये आपको बताना है। तीसरा, द एक्ट प्रोवाइड दैट मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड बी पेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब यह प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर थे, मतलब क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो सिविल मामले वगैरह देखते थे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर, उनका जो वेतन था ब्रिटिश भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कमांडर इन चीफ काउंसिल का सदस्य होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि जो 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी तो जरूरी नहीं कि जो कमांडर इन चीफ हो उसी काउंसिल से हो। इन तीनों में से क्या सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार आने वाले समय में गवर्नर्स को दे दिए गए, और बम्बई और मद्रास पर जो कमांड थी उसको और कंट्रोल कर लिया गया, मतलब और ही स्ट्रॉन्ग उसमें किया गया 1793 एक्ट में। और ये लगातार चलता रहेगा, अगर आप देखोगे 1858 तक चलता रहेगा कंट्रोलिंग का पावर है जो। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। दूसरा जो बात हो रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड थे उसको हम समाप्त कर दिया गया। देखिए इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र व्यापार करने वाली संस्था थी और इसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। मतलब कहा गया, हालांकि मांग ये चल रही थी ब्रिटेन में कि और भी कंपनियों को वहाँ प्रवेश दिया जाए भारत में, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया। अब बाद में 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें जो मोनोपाली है उसे समाप्त किया जाता है, उसमें एकाधिकार समाप्त किया जाता है। सिर्फ चाय और चीन से संबंधित जो व्यापार था उसमें एकाधिकार रहने दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस एक्ट में फिनेंस और जो सिविल मामले थे उनके संबंध में स्पष्टता लाएगी। मतलब क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे, उन्हें भारत का जो रेवेन्यू था, इंडिया का जो रेवेन्यू था, उससे वेतन दिया गया। और कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य नहीं माना गया जब तक कि उसे विशेष रूप से नियुक्त ना किया जाए। मतलब क्या, अगर एक बार नियुक्त कर दिया जाता है कमांडर इन चीफ को, गवर्नर की जो 4 सदस्यीय काउंसिल है, तभी उसका मेंबर माना जाएगी। या नहीं कि अगर वो कमांडर इन चीफ है तो ऑटोमेटिकली वो उसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें स्पष्ट करनी थी जो हमने ऑलरेडी स्पष्ट कर दी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला एक्ट किसके बारे में बात करता है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में। चार्टर एक्ट 1813 को लेके क्या क्या स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें, द एक्ट इंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली। देखिए व्यापार समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि एकाधिकार जो चल रहा था ब्रिटिश कंपनी का, मोनोपोली जो चल रही थी, उसको समाप्त किया गया था 1813 के एक्ट के माध्यम से। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। बट रिटेन किया गया कंपनी एक्सक्लूसिव राइट ओवर ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड विथ टी। चाय का व्यापार जो होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, चीन से जो व्यापार होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी जो व्यापार होगा उसमें अन्य कंपनी भी सम्मिलित होंगी। ये बात इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाती है 1813 के एक्ट में। दूसरा स्टेटमेंट है
कि द एक्ट असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश क्राउन इसमें कुछ भी डिसीजन ले सकता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को स्ट्रॉन्ग कर दिया इस एक्ट ने, ये यहाँ पे मानना है। तो देखिए इस एक्ट में क्लियरली ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी वो इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। और क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने यह भी कह दिया था कि अब कंपनी का मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, अन्य कंपनियां व्यापार करेंगी, ये बताती है कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन तो उसके पास कितनी पावर चली गई थी। अब कंपनी केवल एक डेलीगेट रह गई थी यहाँ पर। डेलीगेट मतलब क्या, एक प्रतिनिधि रह गई थी किसकी, ब्रिटिश क्राउन की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था उसकी पावर को और बढ़ाया जाता है, जिससे भारत पर प्रशासन करना और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और मजबूत हो जाता है। मतलब कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिविल मामले में हर जगह। तो ये बात यहाँ पे की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम यहाँ पे करेक्ट है, इसकी शक्तियों को और मजबूत किया गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि द एक्ट एबॉलिश द कंपनी रूल इन इंडिया एंड ट्रांसफर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू ब्रिटिश क्राउन। कंपनी के सारे अधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिए जाते हैं और सारी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, यहाँ पे एक्ट में कहा गया, ऐसा ये कहना है। लेकिन ये बात इनकरेक्ट है। अगर आप देखेंगे कंपनी के शासन यहाँ पे बना रहता है, मतलब शासन तो कंपनी करेगी, इसे 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन जो एकाधिकार था वो कंपनी यहाँ पे नहीं करेगी, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी जाती इस एक्ट के माध्यम से। और बाद में डायरेक्ट जब ब्रिटिश क्राउन का शासन कब लागू होता है, 1858 के एक्ट में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का जो रूल था वहाँ पर इसमें लागू होता है। अब कुछ और चीज़ें थी 1813 के एक्ट में। अगर आप देखेंगे ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति मिल जाती है इस एक्ट में। अगर आप देखेंगे वो भारत में आकर लोगों को इंटेलेक्ट करने का या उनको ज्ञान देने का अधिकार ईसाई मिशनरियों को मिल जाता है इस एक्ट के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। दूसरा, ब्रिटिश शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। ब्रिटिश या पश्चिमी जो शिक्षा थी, वेस्टर्न एजुकेशन था, पश्चिमी एजुकेशन था, उसके प्रचार प्रसार की अनुमति भी इस एक्ट के माध्यम से दी जाती है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस कानून में भारत की जो लोकल बॉडीज थी उनको व्यक्तियों पर, मतलब इंडिविजुअल पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया, अथॉराइज किया गया, और कर भुगतान न करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया कि इंडिविजुअल अगर लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, और अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उन्हें क्या कर सकती हैं, दंडित कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। कई बार इसने यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चंस बनाए हैं, इन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके संबंध में आपको देखने को मिलेगा, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 1833 एक्ट के संबंध में। तो 1833 एक्ट के संबंध में क्या क्या प्रश्न है कि द एक्ट मार्क द फाइनल स्टेप टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या, ब्रिटिश लगातार 1773 के एक्ट से केंद्रीकरण करने का प्रयास कर रहे थे। सारी पावर ब्रिटिश क्राउन अपने पास चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कमज़ोर करना चाह रहा था अपने पास सारी पावर रख के। तो ये जो 1833 का एक्ट था इसमें पूरी तरह से वो सफल हो जाते हैं। और अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइज हो जाता है ब्रिटिश इंडिया का बाय क्रिएटिंग पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। गवर्नर जनरल भारत के अभी तक गवर्नर जनरल था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको पूरे राइट दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे नागरिक सिविल मामले में और मिलिट्री मामले में सारे राइट इसको यहाँ पे दिए जाते हैं 1833 के एक्ट में, ये आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्ट इंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड चाइना इन टी एंड रिड्यूस द कंपनी टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होल्डिंग टेरिटरी ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। इस कंपनी में चीन चाय के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया, जो 1813 के एक्ट में अभी बचा दिया गया था। देखिए 1833 के एक्ट में एक अंतर ये है, 1813 के एक्ट में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दो जगह एकाधिकार था, मतलब दो जगह सिर्फ कंपनी व्यापार करेगी, चाय के मामले में और चीन के मामले में। और इस एकाधिकार को भी 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया। कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के लिए न्यासी के रूप में, अगर हम बात करें ट्रस्टी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और संस्था उसे बना दिया गया।
ये बात भी एकदम यहाँ पे करेक्ट है। 1700 किसके बारे में, जो अगर हम देखेंगे दूसरे स्टेटमेंट के बारे में, चीन और चाय का व्यापार और कंपनी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक बना दिया गया था। और यह घोषित किया गया कि कंपनी के जो क्षेत्र हैं, कंपनी को जो एरिया हैं, वो महामहिम सम्राट या ब्रिटिश जो क्राउन है उनके उत्तराधिकारियों के ट्रस्ट के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था से या ट्रेड जो इंस्टीट्यूशन था उससे ब्रिटिश क्राउन की एजेंसी में कन्वर्ट हो गई। मतलब अब यहाँ से ब्रिटिश जो क्राउन था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के एक्ट से पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। तीसरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा, द एक्ट अलाउ प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास रिटेन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव पावर वाइल इंट्रोड्यूसिंग लॉ कॉल्ड रेगुलेशन। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थीं उनके इंडिपेंडेंट जो लेजिस्लेटिव राइट उनको बनाए रखने की अनुमति दी। कहा गया कि जो रेगुलेशन है और मतलब कि जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं वो क्या कर सकती हैं, स्वतंत्र कानून बना सकती हैं, रेगुलेशन बना सकती है। देखिए मैंने आपको बताया जब पावर सेंट्रलाइज होगी तो सारी पावर किसके पास आएगी, सेंटर के पास आ जाएगी हर जगह से। तो क्यों पावर दी जाएगी कानून बनाने की मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को। तीसरा स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो इस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो लेजिस्लेटिव राइट थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। कोई भी कानून वो नहीं बना सकते थे। सारे लेजिस्लेटिव जो कानून कौन बनाएगा, भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाएगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है वो बनाएगी सारे अधिकार। ये क्लियर कर दिया गया था कब, 1833 के एक्ट में। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर याद रखनी है। और अगर आप देखेंगे इसी टाइम पे इंडियन लॉ कमीशन को बनाया जाता है। इंडियन लॉ कमीशन या भारत विधि आयोग की शुरुआत की जाती है और इसे मैकॉले की अध्यक्षता में इसे डिक्लेयर किया जाता है। साथ ही अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में फ्री कंपटीशन का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था। हालांकि कोर्ट यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया था। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज के संबंध में तो चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए ओपन कंपटीशन हो इसका प्रयास किया। इसमें यह कहा गया कि कंपनी में भारत को किसी भी पद हो, कार्यालय हो, रोजगार हो, उसमें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विरोध के बाद इसे समाप्त किया गया, ये रूप नहीं ले सका। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे इस टाइम पे, तो विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नामित होते हैं। ठीक है ना, भारत के। ठीक, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्या था, अभी तक जो कानून बनाने के सारे अधिकार आ गए थे वो गवर्नर जनरल की परिषद के पास आ गए थे। अब जो कानून बनाने के विधायी अधिकार उन्हें बोला जाता है। कानून बनाना मतलब विधायी अधिकार, कानून को लागू करना मतलब कार्यकारी अधिकार। तो कार्यकारी अधिकार और विधायी अधिकारों को अलग किया गया और भारतीय विधायी परिषद इंडियन कहते हैं ना कि जो गवर्नर कहाँ गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया और प्रांतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई। अगर हम बात करें 1853 का एक्ट था जहां से संवैधानिक सुधार शुरू होते हैं और यहां पर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी उसके 2 राइट अलग कर दिए जाते हैं। विधायी जो कानून बनाने के अधिकार अलग किए जाते हैं, कार्यपालिका के अधिकार भी अलग किए जाते हैं और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया जाता है। साथ ही 6 नए सदस्य जोड़े जाते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में और जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की संख्या 12 हो जाती है। साथ ही लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जोड़ा गया। पहली बार अगर आप देखेंगे मद्रास से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए, बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए, बंगाल से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए और आगरा से बुलाए गए। 4 सदस्यों को बुलाया गया और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसका जो वर्क सिस्टम है उसे ब्रिटिश संसद की तरह था, इसीलिए मिनी पार्लियामेंट भी इसको कहा गया, मिनी पार्लियामेंट भी इसे कहा गया। ठीक है,
मतलब क्या कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें दोनों कार्य अलग किए जाते हैं, 6 नए सदस्य जोड़े जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें या अगर अलग से देखें तो नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उसको बनाया जाता है, और जो नई जो काउंसिल बनाई गई ना जिसमें 12 सदस्य हो गए उसे क्या कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या नई विधान परिषद भी कहा जाता है, केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ की बात होती है उसे भी देखेंगे। पहले दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एक्ट रिड्यूस स्ट्रेंथन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल की संख्या को घटा दिया, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की और भारतीयों को प्रतिस्पर्धा में अनुमति मिली। इस एक्ट के माध्यम से सिविल सर्विसेज में भारतीयों को अनुमति मिली, ये यहाँ पे कहा जाता है। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी में क्या किया गया, क्या परिवर्तन लाया गया, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब दो चीज़ें हो रही। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें सदस्य संख्या 6 से बढ़ा के 12 कर दी गई, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के जो सिविल मामले को कंट्रोल करते थे, ठीक है ना, सॉरी व्यापारिक मामले कंट्रोल करते थे, वो 24 से घटाकर उनको 18 कर दिया जाता है। और ये बात आपको यहाँ पे याद रख, साथ ही ओपन कंपटीशन की बात होती है कि भारतीयों के लिए भी मामला खुलेगा। और इसी के परिणाम स्वरूप 1854 में अगर आप देखेंगे मैकॉले कमेटी बनाई जाती है, मैकॉले समिति बनाई जाती है 1854 में, और ये कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज की नींव रखती है, ICS की नींव यहाँ पे रखती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरा स्टेटमेंट है द एक्ट ended the East India Company rules in India and fix a definite time period for the transfer of power to the British Council, British Crown। इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। कंपनी के शासन को अभी भी समाप्त नहीं किया जाता है, अभी भी कंपनी एज अ ट्रस्ट काम कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्ट के रूप में काम कर रही थी। लेकिन इस बार क्या होता है कि पहले के जो चार्टर एक्ट थे उसकी तरह कंपनी की जो टाइमलाइन थी उसे डिसाइड नहीं किया जाता है। मतलब क्या, अब 5 साल बाद ही अगर आप देखेंगे ना कंपनी समाप्त कर दी जाती। हर बार क्या हो रहा था, 20 साल कंपनी का टेन्योर बढ़ा दिया जा रहा था। इस बार क्या कर दिया गया, टेन्योर को यहीं पे समाप्त कर दिया गया। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इस कंपनी के शासन को विस्तारित किया जाता है यहाँ पर, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर 1793 से लेकर 1853 के एक्ट में दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चार्टर एक्ट बहुत सारे बनाए गए। उनके संबंध में लास्ट अधिनियम था, लास्ट एक्ट था। उसके बाद संवैधानिक विकास के संबंध में अधिनियम आएंगे जिसे भारत सरकार अधिनियम बोला जाएगा। तो ये चार्टर एक्ट की श्रृंखला में लास्ट एक्ट था 1853 का एक्ट। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे 1861 का एक्ट, 1858 का एक्ट। चलिए तो अभी के लिए